जय हिंद दोस्तों नैन्सी पेलोसी ने 2 दिन के अंदर जितनी दुनिया में सुर्खियां बटोरी और उनके विजिट ने पूरी दुनिया के जितने भी स्ट्रेटेजी मेकर्स थे और जो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट थे या जियोपॉलिटिक्स के जो स्कॉलर्स थे या उसके स्टूडेंट्स थे, उन सबके लिए ये विजिट जो था ये अपने आप में एक, जिसे कहते हैं कि मिरेकल कहो या कुछ भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी वजह मतलब जो हैरान करने वाला है और जो कि मतलब आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देने वाला है और प्रोवोकेटिव स्टेप के रूप में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से इससे मतलब एक उकसावे वाले कदम के रूप में। लेकिन क्या नैन्सी पेलोसी अभी से ऐसी हैं या इनकी चाइना से कोई पुरानी दुश्मनी है? तो रिकॉर्ड अगर हम खंगाल कर देखते हैं ना दोस्तों, तो हमें यहाँ नैन्सी पेलोसी जो हैं इनके ये पूरे रिकॉर्ड में साफ नज़र आता है कि ह्यूमन राइट्स के मामले में ये कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं। ह्यूमन राइट्स के मामले में एक्टिव होने के साथ साथ सबसे मेन बात ये कि ये जो हैं नैन्सी पेलोसी ये चाइना को जितना ओपनली क्रिटिसाइज़ करती हैं और चाइना और इनका जो पुराना एक 36 का आंकड़ा है उसका तो कहना ही क्या। बात आज की नहीं है, बात 1989 की है। 1989 में हुआ क्या था? 1989 में असलियत में फॉल ऑफ यूएसएसआर हुआ था। फॉल ऑफ यूएसएसआर के अंदर या यूं कहें कि फॉल ऑफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के अंदर यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो चुके थे। अब यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर देखेंगे दोस्तों कि यूएसएसआर जो है इसके 15 टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन वहां जो बात की गई वो डेमोक्रेसी की बात की गई कि भैया यूएसएसआर में डेमोक्रेसी आ चुकी है, या यूं कहें कि रशिया के अंदर डेमोक्रेसी आ चुकी है। दोस्तों कम्युनिस्ट वर्ल्ड में डेमोक्रेसी शब्द, कम्युनिस्टों की दुनिया में डेमोक्रेसी शब्द एक जहर के तरीके से है। कम्युनिस्ट हमेशा डेमोक्रेसी का अपोज करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी बात करती है फ्रीडम की, और इसमें फ्रीडम ऑफ जो आइडियाज़ है वो सबसे मेन है कि मुझे मेरी बात कहने का पूरा अधिकार है, मुझे मेरे विचार रखने का पूरा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ की बात करता हूँ, तो कम्युनिस्टों के लिए ये जहर है। क्योंकि कम्युनिस्ट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ओनली वन आइडिया, और सिर्फ एक आइडिया है, और उस एक आइडिया के सेंटर में कार्ल मार्क्स होगा, और कार्ल मार्क्स के अलावा जो भी आसपास होंगे वो सारे उसी से जुड़ रहे होंगे, जमा घटा उसी में कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आइडिया दोगे वो सब फेक है, वो सब गलत है। अब जब ये सिचुएशन आ जाती है ना दोस्तों कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ख़त्म हो जाए, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसे में आप जितनी मर्जी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आपके मन के विचार अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी भी इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कम्युनिस्टों की दुनिया में इस ह्यूमन राइट की कोई वैल्यू नहीं है, या यूं कहें कि ये जो ह्यूमन राइट है ये असल में कम्युनिस्टों की दुनिया में जहर के रूप में माना जाता है। रशिया के अंदर डेमोक्रेसी की डिमांड की गई और रशिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की गई। अब जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वैसे ही डिमांड्स, वैसे ही प्रोटेस्ट्स चाइना के अंदर भी शुरू हो जाते हैं, और चाइना के अंदर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेसी की डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि वी ऑल्सो वांट डेमोक्रेसी, कि हमें भी लोकतंत्र चाहिए। इस लोकतंत्र की डिमांड के लिए
चाइना के तियानमान स्क्वायर के अंदर 1989 के अंदर 4 जून 1989 को तियानमान स्क्वायर के अंदर 10,000 के करीब स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिस्ट जो हैं वो स्वीट टॉकर्स और ब्रूटल किलर्स होते हैं, ये दुनिया ने देखा है। लोग हिटलर को गाली बकते हैं, हिटलर को विलन बताते हैं, क्योंकि हिटलर विलन था, मैं मानता हूँ, क्योंकि उसने ज्यूज़ को मारा और ज्यूज़ ने उसको विलन की तरह पूरी ज़िंदगी प्रोजेक्ट किया और पिछले 75 साल से सिर्फ और सिर्फ उसको, मतलब 75-80 साल से उसे, हिटलर को एक विलन की प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस और 20 से 22 लाख ज्यूज को मारने का आरोप हिटलर के ऊपर है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम जब स्टालिन को देखते हैं तो स्टालिन ने क्रीमिया और क्रीमिया के आसपास के इलाकों में रहने वाले तातार मुस्लिम्स को मारा था, और ज़्यादा नहीं 56 लाख, यानी जितने ज्यूज हिटलर ने मारे उससे लगभग 2.5-3 गुना ज़्यादा जो ज़्यादा तातार मुस्लिम्स को हिटलर ने मारा, स्टालिन ने मारा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टालिन को विलन बनाने के लिए तातार मुस्लिम्स या इस्लामिक वर्ल्ड में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं हुई जो स्टालिन को कह सके कि स्टालिन एक विलन है। कम्युनिस्ट था और इस हद तक, इस खतरनाक सिचुएशन तक उसने मारकाट मचाई थी, बर्बरता दिखाई थी कि तातार मुस्लिम्स को ब्लैक सी में ले जाके डुबो देता था, हाथ पैर बांध के, साथ में पत्थर बांध के, मछलियां खा लेंगी। सोच कर देखिए, इस बुरी हद तक 56 लाख मुस्लिम्स को मारा था, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन स्टालिन को कोई कुछ कह के तो देखो, स्टालिन इन कम्युनिस्टों का हीरो है। यही हाल माओ जेडोंग, सोच कर देखिए, मोटी बुद्धि आदमी, कि मेरा जो विचार है वही ठीक है। चाइना के अंदर पूजा जाता होगा, लेकिन एक ऐसा इंसान, ठीक है उसने चाइनीज रेवोल्यूशन किया, लेकिन उस रेवोल्यूशन का आउटकम ये था 4.5 करोड़ लोग अगर भूख से मर जाएं, और ग्रेट बैरियर, जो वो क्या नाम है उस स्कीम का नाम, कि वो एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की जो स्कीम है, जिसके अंदर आप चिड़िया को मार रहे हैं, कभी मतलब बत्तख मार रहे हैं, कबूतर मार रहे हैं, चूहे मार रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन आ गई, और उसके बाद आपको बाहर से चिड़िया मंगवानी पड़ रही है। तो काहे का लीडर यार, पूरे देश को तो डुबो दिया, 4.5 करोड़ बंदे मार दिए। और मजे की बात, उस 4.5 करोड़ बंदों को मारने वाले इंसान को, और उसकी एक गलती के लिए मारने वाले इंसान को आप हीरो बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट था और कम्युनिस्ट लीडर था। वही हाल आज के दिन अगर शी जिनपिंग को देखें तो शी जिनपिंग की ने भी जिस तरीके से कोरोना में होने वाली मौतों को, जो इनका वुहान के अंदर और चाइना के अंदर कोरोना की वजह से होने वाली मौतों को जिस तरीके से ढक दिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं खड्डे में दबा दिया, कोई एक रिकॉर्ड बाहर नहीं आने दिया कि कितने मरे कितने नहीं मरे, तो भाड़ में जान दो, कोई बात नहीं। तो इस लेवल की माइंडसेट वाले ये लोग हैं। क्या ये अपने सामने किसी भी, मतलब इससे अंदाज़ा लगाइए, अभी थोड़े दिन पहले 4 बैंक चाइना के डूबे, और चाइना के 4 बैंक डूबने वालों के डूबने की वजह से जो चाइना की एक बड़ी संख्या में लोग थे, उनकी टोटल सेविंग्स जो है वो डूब गई। अब टोटल सेविंग्स डूब गई तो वो लोग प्रोटेस्ट करने आए कि भैया हमें पैसा वापस दो या कुछ तो सिचुएशन निकालो। उनको डराने के लिए सड़कों पर टैंक घुमा दिए। ये असलियत में कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, ये कम्युनिस्टों की दुनिया है, जहां पर आपको बोलने की आज़ादी नहीं होगी, वहां पर सिर्फ उसकी सुनी जाएगी जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है और हायर पोस्ट पर है। ऊंचे वाले की सुनी जाएगी आंख बंद करके, और वो ही जो कहेगा वही ठीक है, बाकी सब गलत है। हम डेमोक्रेसी को कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ये वो, हम लोग लड़ भिड़ के आपस में प्रोटेस्ट करके कैसे भी करके, एक कह रहा है मैंने बुर्का पहनना है और दूसरा कह रहा है मैंने नहीं पहनना है, तो दोनों सही हैं। वहाँ तो ऊपर वाला कह देगा कि बुर्का नहीं मतलब नहीं, और अगर पहने हुए खड़े दिखाई दे गए तो बुर्के की पूरे के पूरी स्कर्ट बना देगा चाइना। इस हद तक उइगर मुस्लिम्स का हाल देख लीजिए आप, जिस तरीके से उइगर मुस्लिम्स को ये डील करता है चाइना, वो अल्टीमेट लेवल पर, मतलब जिसे कहते हैं, सोच कर देखिए, मस्जिद की जगह पब्लिक टॉयलेट बना दिया।
कुरान अरबी में नहीं पढ़ोगे, चाइना में चाइनीज़ में पढ़ोगे, और जो हमने कुरान लिखवाई है वो पढ़ोगे, और चाइनीज़ वर्जन पढ़ोगे, उसमें कम्युनिस्ट आइडियाज़ को पढ़ोगे। बाकी सब कुरान की चीज़ें गायब, और पूरी दुनिया में ये इस हद तक जाते हैं। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, असलियत में यहीं पर चाइना के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस लगता है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का केस लगता है कि असलियत में ह्यूमन राइट्स को ये दबा देता है, कुचल देता है। जब तियाननमेन स्क्वायर के अंदर 10,000 स्टूडेंट इकट्ठा हो गया और वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहा था, तो 4 जून 1989 को तियाननमेन स्क्वायर के अंदर 10,000 के 10,000 स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरता से गोलियां चलाई गई, यहाँ तक कि टैंक ले जा दिए गए। अब हालात ये थे, इस हद तक हालात पहुंच चुके थे कि लोगों को कह दिया, आसपास जितने भी थे सारे ऑफिस खाली हो गए, कोई रह ही नहीं रहा था, होटल वोटल सब खाली करवा दिए गए, बंद, और खिड़कियां बंद, खिड़कियों के ऊपर पर्दे, कोई खिड़की खुली हुई नजर नहीं आएगी। सोच कर देखिए, तियाननमेन स्क्वायर से जुड़ी एक भी फोटो बाहर नहीं निकल पाई। सिर्फ एक फ़ोटो आई जिसमें एक टैंक के सामने एक स्टूडेंट मजबूती के साथ थैला सा लेके खड़ा हुआ है, और उसके बाद वो जो रिपोर्टर था उसने बड़ी मुश्किल से वो फ़ोटो निकाली, और बाहर आने के बाद कहता है वो स्टूडेंट ज़िंदा नहीं है, मर चुका है। जब तियाननमेन स्क्वायर के अंदर ये मामला आया तो यहाँ 2 साल बाद, ये सोचिए, तियाननमेन स्क्वायर चाइना के पूरे सिस्टम के ऊपर एक कलंक है। उस कलंक के ऊपर आज से 1989 की बात कर रहा हूँ या 1991 की, आज से 30 साल पहले अगर हम देखते हैं तो यही नैन्सी पेलोसी चाइना के विजिट पर जाती हैं, तियाननमेन स्क्वायर पे जाती हैं, और तियाननमेन स्क्वायर के अंदर जाकर ये वो झंडा लहराती हैं। आपको वीडियो में दिखाई देगा कि वो मतलब दिखाती हैं कि ये उस डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स के लिए। चाइना ने इस बात को दबाने की पूरी कोशिश करी लेकिन दब नहीं पाई। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर यहाँ से चाइना और नैन्सी पेलोसी का 36 का आंकड़ा शुरू हुआ है। यहाँ से नैन्सी पेलोसी का 36 का आंकड़ा शुरू हुआ है चाइना के साथ। उसके बाद नैन्सी पेलोसी ने चाइना के जितने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के इश्यूज हैं, चाहे वो तिब्बत के मामले में हो गए, चाहे वो उइगुर मुस्लिम्स के मामले में हो गए, चाहे वो उत्सुल मुस्लिम्स के मामले में हो गए, चाहे वो आउटर मंगोलिया के मामले में हो गए, चाहे वो ताइवान के मामले में हो गई, चाहे वो हांगकांग के मामले में हो गई, जहाँ जहाँ भी चाइना ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करता है, ह्यूमन राइट्स को सप्रेस करता है, नैन्सी पेलोसी ये सारे के सारे मामले लेकर दुनिया के सामने पहुंच जाती हैं और पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाना शुरू कर देती हैं। चाइना ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। चाइना एक डिक्टेटरशिप या यूं कहें एक सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप की फॉर्म में चलने वाला कंट्री, जिसे ना सुनने की आदत नहीं है, जिसे विरोध सुनने की आदत नहीं है, जो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को कुचल कर आगे निकलने की हिम्मत रखता है या आदत बना रखी है, उसके सामने उसके देश में जाकर अगर ये उसके घाव पर नमक छिड़कती हो तो चाइना तो तिलमिलाएगा ही। यही एक कारण है कि जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान जा रही है, चाइना साफ कह रहा है हमला करके बम से उड़ा दूंगा मैं। पागल नहीं हो जाता जैसे कि दिख गई तो बम से उड़ा दूंगा मैं। अब यहां अमेरिका दुविधा में आ गया कि भैया नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान जाती है तो युद्ध के हालात बन जाएंगे, और अगर जरा सा प्रोवोकेशन या जरा सा कुछ भी चाइना के तरफ से हुआ तो युद्ध को टालना बड़ा मुश्किल होगा। यही हुआ, नैन्सी पेलोसी गई, चाइना के सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो अपनी बातों में फंस गया, अमेरिका अपनी तरफ से फंस गया। अब इस समय पर नॉक ऑन है, एक दूसरे के सींग उलझे हुए हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं लड़ाई की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो नैन्सी पेलोसी कोई नई नहीं है,
आज की नहीं है। यकीन मानिए नैन्सी पेलोसी शुरू से चाइना को पिछले 30 साल से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर घेरती रही हैं और दोनों का 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। आज भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि इस टाइम पर चाइना अपने आप को एक सुपर पावर बना चुका है या फील करना शुरू कर चुका है और अब वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसका आउटकम क्या होगा वो तो समय बताएगा। हालात ऐसे लग रहे हैं कि मतलब इस समय पर एक छोटा सा पटाखा भी फूटा तो युद्ध क्या विश्व युद्ध होना तय। लेकिन इतनी जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये थोड़ा टाइम और बाय करेंगे और अभी थोड़ी सी और घुर्कियां दिखाएंगे और साल 2 साल ऐसे ही निकालेंगे। विश्व युद्ध तो तय है लेकिन अभी साल 2 साल लगेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है साल 2 साल, कह रहा हूँ लेकिन अंदर से कभी पॉजिटिव वाली फीलिंग नहीं आ रही कि 2 साल मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन में ही हो जाएगा। आप लोगों का इस मामले में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।